नमस्कार। सुलेख कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कहानी सुभागी। अगर किसी को बेमौसम की बहुत सी चीज़ें देखना हो तो वो कुछ दिन आकर जबलपुर में रहे और फिर बेमौसम की भाट देखे। बेमौसम का पानी तो जबलपुर में बहुत ही ज़्यादा बरसता है। माघ महीने की एक रात की बात है। सर्दी बहुत जोर की थी और साथ ही साथ खूब तेज हवा जो तीर की तरह हृदय को बेधती हुई जान पड़ती थी। बादल तो इधर कई दिनों से थे, किंतु आज शाम को तेज तूफानी हवा के साथ जो पानी बरसा था वो बरसात के दिनों की याद दिला रहा था। इस समय पानी तो बंद था, परंतु बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना और हवा और तूफान तेजी पर था जैसे शाम को था। इस समय वही मौसम था जिससे मैं बहुत घबराती हूँ। ऐसे आंधी, पानी और तूफान में मुझे डर भी बहुत लगता है। कोई विश्वास ना करेगा, पर मैं सच कहती हूँ, जब ऐसी अधंड उठता है और मेरे बच्चे घर से बाहर रहते हैं तब मेरे मन में यही आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आंधी में मेरा कोई बच्चा उड़ जाए। ऐसा हो नहीं सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु फिर भी मैं घबराती हूँ। कोई काम नहीं कर सकती, कुछ लिख पढ़ नहीं सकती, यहाँ तक कि एक जगह बैठी भी नहीं रह सकती। एक अजीब तरह की बेचैनी बनी रहती है और जब तक बच्चे लौटकर नहीं आते वो शांत नहीं होती। हाँ, तो मैं माघ महीने की एक तूफानी रात की बात कर रही थी। शाम से ही आंधी पानी का जोर था। मेरी आंखों की नींद और बच्चों की याद दोनों में होड़ तो रोज ही लगी रहती थी, पर प्राय यही होता भी था कि नींद के सामने बच्चों की याद ही विजयी हुआ करती थी। ऐसे मौसम में तो मुझे वैसे ही नींद कम आती है, फिर जब बच्चों की याद आ रही हो तो नींद भला कैसे आ सकती है। जब बादल बहुत जोर से गरजते और बिजली कड़कती है तो मेरी आंखों के सामने महीनों पहले का एक दृश्य आ जाता है। बरामदे में एक तरफ मेरा पलंग और उसी से सटी हुई मेरे नन्हे की खाट, जहां बादल गरजे, बिजली चमकी और मेरे नन्हे ने पुकारा, अम्मा, बादल तो बहुत जोर से गरजते हैं, मुझे डर लगता है। माँ, तुम अपना हाथ मेरी खाट पर रख दो तो मैं सो जाऊं। मेरा नन्हा आज इस समय भी वही कहीं सोया होगा। बादलों की तड़प से उसकी नींद आज भी खुल गई होगी। वो डरा भी होगा, उसे रात में शायद याद न रही हो और उसने माँ कहकर पुकारा होगा। परंतु एक ही शहर में रहकर उसमें और उसकी माँ में कितना अधिक अंतर है। मेरे हृदय में प्रबल वेग के साथ एक तूफान सा उठा। मैं फिर बैठ न सकी, उठकर टहलने लगी। इसी समय मुझे बरामदे में किसी मनुष्य की छाया सी दिखी। मैं कुछ घबराई और डरी। फिर तुरंत ही ध्यान में आया कि ये तो जेल है, यहाँ चोर कहाँ से आ सकेगा। सीखचों के पास जाकर पूछा, कौन है बाहर? मैं हूँ बहन जी, उत्तर मिला। मैंने देखा बाहर बरामदे की जाली से सटी हुई सुभागी खड़ी है। मैं उसके बहुत पास तक चली गई और मुझे ऐसा जान पड़ा कि सुभागी रो रही है। मैंने कहा, सुभागी, इतनी रात को तुम सर्दी में क्यों अकेली खड़ी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ क्या होगी बहन जी, सुभागी बोली। उसका स्वर कांप रहा था। ऐसा लगता था कि अपने अंतर से उठते हुए किसी प्रबल आवेग को वो दबा रही है। नींद नहीं आती, आप भी तो नहीं सो रही हैं, यही मैं देख रही थी। सुभागी ने अपने वाक्य को पूरा किया। मैंने कहा, मेरे ना सोने का कारण है सुभागी। मैं छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। उनके पिता भी जेल में हैं और मैं भी हूँ। मुझे उनकी याद में रात रात भर नींद नहीं आती। पर तुम क्यों नहीं सोई सुभागी? मेरा भी एक बच्चा है बहन जी, सुभागी ने कहा और एक गहरी सांस के साथ चुप हो गई। मैंने कहा, तुम्हारा भी बच्चा है? पर कोई ना कोई तो होगा ना उसे देखने वाला। मेरे बच्चे तो अकेले हैं, इसलिए मुझे इतनी फिक्र रहती है। उसने कहा, उसे देखने वाला भगवान को छोड़कर और कोई नहीं है बहन जी। कोई होता ही तो इतनी बेचैनी ना रहती, सुभागी ने कहा और उसकी आंखें सजल हो उठी। मैंने पूछा, बच्चे का पिता कहाँ है? जेल में, सुभागी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप हो गई। मुझे सुभागी पर कुछ क्रोध सा आ चला था। सोच रही थी कि जब उसका पति जेल में था तो आखिर ये क्यों बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़कर चली आई। बच्चे के प्रति भी इसका कुछ कर्तव्य है। माना कि इस परवाह में बह गई, पर तब क्या बच्चे को बिल्कुल भूल गई थी और अब रात खड़े खड़े बिताया करती है। मैंने रूखे स्वर में पूछा, जब तुम्हारा पति जेल में था और तुम्हारे बच्चे को देखने वाला कोई ना था, तब तुम्हें जेल आने की क्या पड़ी थी? तुम्हारे एक के ना आने से क्या फर्क पड़ जाता? मैं अपने मन से नहीं आई, मुझे तो जबरन पकड़ लाए हैं, सुभागी ने बतलाया। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखकर पूछा,
तुम क्या बहुत दिनों से कांग्रेस का काम करती हो? सुभागी बोली। नहीं बहन जी, मैंने कभी कांग्रेस का काम नहीं किया, मैं इन बातों को समझती भी नहीं। मेरा आश्चर्य अब बढ़ चला। मैंने पूछा, फिर तुम्हें पकड़ा कैसे है? सुभागी ने कहा, कैसे पकड़ा क्या कहूँ बहन जी, बात ये थी कि मेरे पति और थानेदार में एक बार किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। तब से अदावत मानता था और इसी से आंदोलन के उठते ही उसने उन्हें पकड़वा दिया। अब घर में थी मैं अकेली और वही 9 साल का मेरा बच्चा। थानेदार आचरण का अच्छा नहीं, उन्हें जेल भेजकर वो मेरे पास आया। कहने लगा, सुभागी, तुम्हारे आदमी को पकड़ ले जाने का मुझे दुख है, पर हमको तो हुक्म तामीली करनी ही पड़ती है। जैसे ऊपर से हुक्म आया किया। पर सुभागी, तुम किसी तरह तकलीफ ना उठाना, रुपए पैसे से मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। जब तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो घर पर आ जाना या कहलवा भेजना, मैं खुद चला आऊँगा। बहन जी, उसकी इस बात का अर्थ मैं समझती थी। मैंने कहा, अब आबरू ना बचेगी। अपने आस पड़ोस वालों से सलाह की। सबने कहा कि मेरा कहना ठीक है, परंतु सब कुछ जानकर भी वो लोग थानेदार के विरुद्ध एक शब्द ना कहेंगे और मेरी कुछ सहायता ना करेंगे, क्योंकि थानेदार किसी को भी संदेह पर ही पकड़कर जेल भेज सकता है, उसे अधिकार है। फिर बिना मतलब कोई क्यों जेल जाए। और सबकी राय हुई कि मैं गांव छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। शाम को थानेदार का आदमी मुझे बुलाने आया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर से वो बहुत चिढ़ गया। उसने मुझे धमकी दिलवाई कि यदि मैं उसकी बात ना मानूंगी तो मुझे पछताना पड़ेगा। मैं सब बात के लिए तैयार थी, पर आबरू नहीं भेजना चाहती थी। उसी रात मैं बच्चे को लेकर गांव छोड़कर चली आई और बहन जी, सवेरे यहाँ के स्टेशन पर उतरते ही पकड़ ली गई। कुछ पर्चे ना जाने कहाँ से मेरी पोटली में रख दिए गए थे। उनका कहना था कि मैं पर्चों को बांटती फिरती थी। मेरा रम रोने लगा। मैंने कहा, इसे अकेले कहाँ छोड़ूंगी, इसे भी मेरे साथ ले चलो। पर वो मेरी कब सुनते थे। रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती मुझसे अलग करके लॉरी पर बिठा के लाए और बंद कर दिया। तब से 2 महीने हो गए, बच्चे की कोई खबर नहीं है। जब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, तब जी और भी व्याकुल हो उठता है। कहाँ सोया होगा, क्या खाया पिया होगा उसने। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है और गांव वाले तो थानेदार के डर के मारे उसे अपनी छाया भी ना छूने देंगे। उसके बाद बहन जी, एक दिन दफ्तर में मजिस्ट्रेट ने बुलवाया। वहाँ वही थानेदार भी था। मुझसे कहा कि तुम ये कह दो, आगे से कोई कांग्रेस का काम ना करोगी और थानेदार साहब के कहने में रहोगी तो तुम्हें छोड़ देते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं छूटना है। बहन जी, वैसे तो मैं कभी कांग्रेस का काम नहीं करती, पर ये तो माफ़ी मांगना हो जाता ना, और इससे कांग्रेस की बदनामी होती। फिर छूट कर भी तो उसी पिशाच थानेदार के चुंगल में फंस जाती। इसलिए ये कह के कि मुझे नहीं छूटना है चली आई। पर बच्चे की ममता है, रात दिन अंदर एक आग सी लगी रहती है। उसका कहीं से कुछ पता मिल जाता, पर पता कहाँ से मिलेगा। ये तो जेल है, वो कहाँ गया होगा। और सुभागी का भरा हुआ हृदय जैसे फूट पड़ने के लिए आतुर हो उठा। वो फिर रो पड़ी। मेरे पास सुभागी को संतावना देने के लिए शब्द ना थे। उसका दुख कितना तीव्र है, उसकी कहानी कितनी करुण है, उसे क्या कह के समझाऊं। बच्चों के लिए हृदय कितना व्याकुल होता रहता है, ये मैं जानती हूँ। फिर भला सुभागी को, जिसका बच्चा स्टेशन पर जबरदस्ती उससे अलग कर दिया जाता है, मैं क्या कह के समझाती। ये सोच रही थी कि मेरी बच्ची ने जागकर मुझे पुकारा और बिना कहे ही मैं उठकर अंदर बच्ची के पास चली गई। उसी प्रातःकाल 11 बजे मैं टांके पर नहाने गई। नहाकर कपड़े धो रही थी कि तभी सुभागी भी आई। वही मुरझाया सा चेहरा और बुझी बुझी सी आंखें। मेरा हृदय सुभागी के दुख से दबा सा जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख भी ना सकी कि इतने ही में जमादारिन ने लाकर मुझे एक पत्र दिया। पत्र मेरे बच्चों का था और कपड़े धोना भूलकर मैं पत्र पढ़ने लगी। पत्र समाप्त करते करते एक बच्चे ने लिखा था, अम्मा, हम लोग छोटे छोटे हैं तो हमने एक छोटा सा नौकर भी रखा है, और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस लड़के के माता पिता भी इस आंदोलन में पढ़कर जेल जीवन बिता रहे हैं। इसका नाम रम्मू है। अच्छा सा लड़का है माँ, और हम लोग उससे नौकरों सा व्यवहार भी नहीं करते, उसे पढ़ाते लिखाते भी हैं। पिता की गिरफ्तारी के बाद माँ के साथ शहर नौकरी करने आया था। स्टेशन पर ही उसकी माँ पकड़ ली गई। तब से कई जगह नौकरी करने के बाद अब हमारे घर आया है और उसे यहाँ अच्छा लगता है। कहता है कि अपने माता पिता के छूटने तक वो हम लोगों के ही पास रहेगा।
क्या कोई इस तरह के लड़के की माँ तुम्हारे जेल में है माँ? पास ही नहाती हुई सुभागी से मैंने पूछा, तुम्हारे लड़के का नाम क्या है सुभागी? नाम तो उसका रामलाल है, पर रम्मू रम्मू कह के पुकारते हैं सब लोग, सुभागी ने बतलाया। हर्ष से मेरी आंखें सजल हो गईं। मैंने कहा, सुभागी, अपने बच्चे का समाचार सुन लो और बच्चों की चिट्ठी का वो अंश जिसमें उन्होंने अपने छोटे से नौकर के विषय में लिखा था, पढ़कर सुना दिया। सुभागी को जैसा खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसने मेरे पैर छू लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।